हम लोग अभी कोरोना से सभी लोग परेशान हैं। आज जिन्होंने भी सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो बहुत सारे केसेस हमारे छत्तीसगढ़ में अभी आज ही आए हैं। तो योग कवच कैसे क्रिएट करें ताकि हम सब बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें, इसकी हम कोशिश करते हैं। जो आज की हमारी स्पीकर हैं वो एनआईटी रायपुर की प्रोफेसर इन योग और मेरी प्रिय मित्र हैं। पिछले 35 साल से ये योगा प्रैक्टिशनर हैं, योग सिखाती हैं और खुद भी करती हैं, और स्कूल टाइम की मेरी क्लासमेट और फ्रेंड रही हैं। हम लोग साथ में डिबेट्स, नाटक, इन सब में पार्टिसिपेट किया करते थे। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर मंजू शुक्ला, प्रोफेसर योग एनआईटी रायपुर। डॉक्टर मंजू, आप स्टार्ट करें। Okay. Yes. First of all, please, before start my presentation, hello, please mute your mic. अपना माइक म्यूट कर दें, राइट? यस। आज 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योग है, तो हम सबसे पहले शुरू करने से पहले अपने आप को पहले थोड़ा देर एक शांत अवस्था में बैठें। प्लीज कीप योर बैक स्ट्रेट, eyes closed, give up your attachment towards your body, observe your breath, and we will do 3 times Om chanting. So inhale deeply and exhale with Om sound. Yes, slowly open your eyes. Yes. Start. मैं मंजू शुक्ला फ्रॉम एनआईटी रायपुर से। मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मैं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ योग है। तो योग क्या है, योग कैसा, आज की जो कोविड-19 है, जो आप इस समय हम लोग जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, उस समय योग कैसे हेल्प कर सकता है, उसके ऊपर थोड़ी सी एक बातचीत। उसके ऊपर एक बातचीत हो रही है हमारी। तो फर्स्ट, चूंकि 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योग है, और एक बड़ी बात है हमारे लिए कि हमें इंटरनेशनल कैलेंडर पर हमने ये डे पाई है, एक डेट हमको मिली। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़ी अच्छी बात, जब यूएन की जो असेंबली सभा हुई, उसमें उन्होंने एक बात रखी कि योग सिर्फ बॉडी और माइंड और स्पिरिट का एक कॉम्बिनेशन तो है ही, लेकिन साथ एक यूनियन तो है ही, लेकिन उसके साथ ही एक बड़ी बात और भी है कि हमको जो हमारी आज की लाइफ स्टाइल है, उसके साथ में कैसा अपने आप को एडजस्ट करें, उसके लिए उन्होंने एक बात कही कि हम इसमें चेतना बन करके योग हमको हेल्प कर सकता है। ये प्रकृति और मनुष्य के बीच एक एडजस्टमेंट या सामंजस्य, एक संतुलन बनाने का भी कार्य करता है। और इन्हीं सब बातों को रख करके उन्होंने अपना प्रपोजल उस असेंबली में रखा, और निश्चित रूप से वहां पर इसको बड़ी अच्छी बात ये हुई कि सबसे कम समय में एक प्रपोजल का पास होना, जो कि लगभग साल भर के अंदर इस प्रपोजल को पास किया गया। 11 दिसंबर 2014 को इसको रखा गया, और आपका 15 लगभग सितंबर के आसपास इसको जो है प्रपोजल पास हुआ। तो एक बड़ी बात हमारे लिए हुई
ये हमने इसको दिया और 21 जून एज अ योगा सेलिब्रेशन के रूप में हम मना रहे हैं, डे ऑफ सेलिब्रेशन के रूप में हम मनाते हैं इसको। चूंकि अभी जो विश्व जो है वो कोविड-19 से जूझ रहा है और एज अ योगा एक्सपर्ट होने के नाते मुझे थोड़ी सी बात हुई, जब ये बात हुई बहुत सारा पूरा विश्व जो है वो इसके लिए कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन, कोई चीजों को ढूंढने में लगा हुआ है, तो उन्होंने एक बात इस पे कही कि एक योग एक्सपर्ट के नाते निश्चित रूप से सोशल मीडिया में बहुत अधिक योग को लेकर के सारे लोगों ने अपना अपना पॉजिटिव वो भेजना शुरू किया और दिया, तो मैं भी उसको देखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं उनकी एक छोटी सी बेबसी है। ये बेबसी इस रूप में कि जहां पर आज योग को जितना महत्वपूर्ण स्थान मिला है और उस महत्व के बावजूद जब हम उस चीज को इस परिस्थिति में उसको हम उपयोग में नहीं ला रहे हैं, भले मैं कहती रहूं एज अ योगा एक्सपर्ट निश्चित रूप से मैं योग की ही बात करूंगी, और लेकिन उसको वो प्लेस, वो महत्व स्थान, वो अहम भूमिका करने का मौका नहीं मिल रहा है जहां पर हम लोगों को कुछ दे सकते हैं वास्तव में, जहां इसकी जरूरत है। तो जो आइसोलेशन में लोग रखे गए हैं, जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, नो डाउट निश्चित रूप से आप मॉडर्न मेडिकल साइंस की प्राथमिकता को नकार नहीं सकते, लेकिन मेरा जो उद्देश्य होता है कि उस परिस्थिति में भी हम योग को थोड़ा सा इंक्लूड करें तो निश्चित रूप से हमको इसका बेनिफिट मिल सकता है। यस, इसमें 3 चीजें, एक कोविड कथा जो है वो NCST की तरफ से एक हुआ है और DST और आपका जो अनामिका रे मेमोरियल की तरफ से तैयार किया गया, एक बड़ा अच्छा है, पूरी तरह से जागरूक जन जागरूकता के लिए एक बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है जिसमें A to Z अल्फाबेटिकली एक एक चीज को डिफाइन किया गया है और इसको देखना चाहिए लोगों को, ताकि जो मिसकंसेप्शन फैल रहा है लोगों के अंदर, जो डर बन रहा है उसको लेकर के यहाँ पर बात। उसी में एक डाइट की भी बात की गई है कि मैक्सिमम प्रोटीन वाला हिस्सा लें, हम कुछ खट्टी चीजों को लें, इस रूप में नींबू है, संतरा है, पालक है, ब्रोकली है, आपका इन चीजों को लें ताकि आपकी बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम बढ़ा रहा है, विटामिन सारे लें आप, तो उसमें इस चीज को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट स्लाइड। यस, चूंकि योग है और हमने आज के समय में हम लोगों ने योग को सिर्फ एक आसन बना रखा है और मैं चाहती हूँ कि उससे हम थोड़ा सा ऊपर उठें। योग में बहुत कुछ है, बहुत सारा, चूंकि हठ योग की बात कही गई है और जितने भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जो भी आजकल समाज में या जो लोग करवा रहे हैं योग या योग को जिस रूप में पॉपुलर हो रहा है, वहां पर हठ यौगिक ग्रंथ के ही आसनों को हम लेते हैं, क्योंकि पतंजलि ने ऐसे किसी आसन को डिफाइन नहीं किया जो हम आज कर रहे हैं, और ना हम उस मेडिटेटिव पोज में हम जाते भी नहीं है। तो जो चीजें आपको दी जा रही हैं, तो कुछ हठ यौगिक ग्रंथ में बड़े अच्छे सोल्यूशन दिए गए हैं। चूंकि सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने जो कोविड-19 के जो सिम्टम्स दिए हैं, वो 3 सिम्टम्स उन्होंने मेनली इस पर दे रहे हैं कि जो वायरस, जो लोग इफेक्टेड हैं उनको किस रूप में यहाँ पर परेशानियां हो रही, कौन मेन उसके जो लक्षण क्या है, कौन से सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे हैं। तो 3 बातों को ही मैंने अपने इस लेक्चर में, इस प्रेजेंटेशन में फॉलो किया है। तो आप इसको इसमें 3 चीजें हैं। फर्स्ट, आपका कफ या आपको रेस्पिरेशन में दिक्कत होना, दूसरा आपको फीवर आना, और तीसरा मस्कुलर पेन या आपको थकान लगना। तो योग के पास हठ यौगिक ग्रंथों में इसके बहुत सरल, बड़े सुंदर और बड़े इफेक्टिव रिजल्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट, चूंकि मनुष्य हैं और एक तरीके से कह लिया जाए कि अब सब कुछ बना बनाया मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। सोचने में हमारे पास इतना नियंत्रण नहीं रहा कि मैं गलत और सही का निर्णय ले सकूं। इसलिए हठ योग में एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है कि यदा न सिद्धते बोधि हठ योगेन साधयि। मीन्स जो चीज आप विचार करके ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ चीजों को प्रैक्टिस में दे लिया है तो वो चीजें आपको ठीक हो सकती है। यस, नेक्स्ट। इसमें सबसे पहले मैं, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आज बार बार इस चीज पर फोकस किया जा रहा है कि आप मुंह और नाक पर हाथ ना लगाएं, आप हाथ को बार बार धोएं, मास्क पहने, ऐसी चीजों को बार बार फोकस, बड़े फोर्स के साथ इस चीज को लोगों को बीच में पॉपुलर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप नाक वाला हिस्सा है या मुंह वाला हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करके रखें, चाहे मास्क से रखें, हाथों को धो करके रखें, या फिर जैसा भी हो इस हिस्से को आप बचाएं, क्योंकि जो वायरस का अटैक हो रहा है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर होता है। यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं, मेनली हम लोग 3 शुद्धि क्रियाओं की बात की है, वैसे तो बहुत सारा शुद्धि क्रिया है,
लेकिन चूंकि सबको यहाँ पर डिस्क्राइब करना एक मुश्किल काम भी है और ना ही लोग करते हैं उस दृष्टि से, तो पहले यहाँ पर जो चीजें, 3 चीजें हैं, जलनेति और कपालभाति। कपालभाति को बाद में डिस्क्राइब करती हूँ। जलनेति, जो कपालभाति, एक्चुअली लोगों के बीच में एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम रेगुलर कपालभाति करते हैं, जो वातक्रम के रूप में नाम से दिया जाता है, जिसमें हम एक्सहेलेशन फोर्सफुली करते हैं, वही कपालभाति है। लेकिन घेरंड संहिता में इसके वेरिएशन दिए गए हैं। तो पहला जो आपका जो दिया गया है, फर्स्ट ये कि आप कपालभाति, तो हम जो रेगुलर कपालभाति करते हैं उसका भी जो बेनिफिट दिया गया है, कफ दोष विशोषणी, मीन्स ये कफ को दूर करने में मदद करता है, या आपके रेस्पिरेशन को ठीक करने में मदद करता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ऐसा ग्रंथों में उस कपालभाति के वर्णन है। मैं छोटा सा एक आपको डेमोन्स्ट्रेट करके देती हूँ कि जो हम रेगुलर करते हैं उसमें भी हम कहाँ मिस्टेक करते हैं। तो पहला मिस्टेक ये करते हैं कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरा कफ बाहर ना जाए, मेरी नाक बाहर ना जाए, इसलिए मैं हमेशा जो फोर्स होता है उसको गले में रोक लेती हूँ। जबकि एक्सटर्नल कपालभाति जो है वो आपका फोरहेड, आपका जो फोरहेड, वहां पर आपको उसका फोर्स लगना चाहिए। तो जो हम रॉन्ग करते हैं, पहले मैं उसको टच कर लूं, तो रॉन्ग जो कपालभाति करते हैं वो ये स्वरूप में करते हैं, मैंने गले पर फोर्स, मेरा जो प्रेशर आ रहा है वो गले पर आ रहा है। जबकि सही तरीके से कपालभाति जो की जाती है वो इस रूप में की जाती है कि मैं नाक से आपको फोर्स के साथ श्वास छोड़ूं, आप यदि हाथ रखेंगे नोस्ट्रिल के पास तो आपको फोर्स, आपको समझ में आता है कि आपकी नाक से सीधे फोर्स के साथ। तो जब आप इस रूप में करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लंग्स के अंदर एक फैलाव बनता है, और वहां का जो इम्प्योरिटी है या आपका जो कोई यदि पार्टिकल्स है, हालांकि वहां तक पहुंचता नहीं है, तो जो लंग्स कैपेसिटी है उसकी क्षमता बढ़ती है, वो चीज बढ़ जाती है आपकी। तो वातक्रम एक कपालभाति है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आपको बार बार गर्म पानी पीने को कहा जाता है, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गरारा करें, ये सारी चीजें जो दी जा रही हैं। तो उसमें चूंकि हम जलनेति कराते हैं, और जो फर्स्ट आपका जो पिक्चर दिया गया उसके नीचे लिखा दिया है जलनेति, जिसमें एक लोटा, एक पॉट लिया हुआ है उन्होंने, और उस पॉट के थ्रू उन्होंने ये बताने, उसमें पॉट में हम गर्म पानी लेते हैं, लगभग 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक, ये एक रेशियो है, एक अनुपात है, तो उतना डाल करके उस गुनगुने पानी को, लिक्विड वाटर जो है वो आप लेते हैं और एक नोस्ट्रम लगाते हैं। इसमें सिर्फ करना आपको इतना ही होता है कि आपको मुंह खोल के रखना होता है, बाकी आपकी श्वास जो है मुंह से चलेगी। जैसे जुकाम वगैरह में हो जाता है, आपका मुंह ओपन हो जाता है, वैसे ही इसमें मुंह खोल करके रखना, एक नोस्ट्रिल्स लगा के धीरे धीरे आप गर्दन को मोड़ते जाएं, ताकि आपका पानी जो है वो दूसरी तरफ निकलता चला जाए। क्योंकि पानी गर्म है, क्योंकि उसमें नमक है, तो ये निश्चित रूप से आपके जो हिस्सा है, इंटरनल जो हिस्सा है आपका नेजल पैसेज है, उसमें आपको ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आपके अंदर का जो म्यूकस है, या जो कोई डस्ट पार्टिकल्स या कोई चीज आपकी नाक में फंसी हुई है, इवन एलर्जिक है, क्योंकि हम लोग इसको साइनस के नाम पर या अस्थमा के नाम से या फिर माइग्रेन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस में है ये सारी चीजें। तो इस रूप में तो देखा जाता है कि आप जो गर्म पानी निकालते हैं तो आपके नेजल पैसेज को क्लीन करने के साथ वहां ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देता है और म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करता है। तो जो म्यूकस के साथ जो गंदगी है, जो चीजें हैं, वो भी धीरे धीरे बाहर आ जाती हैं। तो इस रूप में आप जलनेति करते हैं। दूसरा जो वेरिएशन दिया गया, क्योंकि जो आपका वोकल कैविटी में, जो माउथ में आपका अंदर के हिस्से में जो आपका नाक का आखिरी हिस्सा खुल रहा है, उस हिस्से को क्लीन करने के लिए उससे जो है एक सूत्रनेति कराई जाती है। नॉर्मली टेक्स्ट में सूत्रनेति वर्णन है, पर आजकल हम लोग उसका रबर कैथेटर यूज कर लेते हैं इसके लिए। तो इस रबर कैथेटर को नाक से आप डालते हैं और मुंह से इसको बाहर निकालते हैं, रब करते हैं। जिन लोगों की नाक की हड्डी बढ़ जाती है, साइनस की जिनको दिक्कत आती है, उनके लिए इसको विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप इसको रबिंग करते हैं अंदर की तरफ, तो नीचे पूरे पैसेज में रब होता है, तो उसके घर्षण के कारण वहां का सेंसेशन बढ़ जाता है। कोई भी चीज रोटेट करती है तो अपने आप में उसके अंदर इतनी इम्यून सिस्टम बढ़ती है, इतना रेजिस्टेंस उसका बढ़ता है, जो बाहरी चीज को अटैक करने से वो रोकने लगता है। तो आपकी सूत्रनेति होती है। थर्ड जो आपका हिस्सा बनता है वो है आपका शीतक्रम, कि दिस इज द वेरिएशन ऑफ कपालभाति। घेरंड संहिता में वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम। वातक्रम जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया, और व्युत्क्रम जिसमें हम नाक से पानी लेते हैं और मुंह से बाहर निकाल देते हैं। शीतक्रम वो हिस्सा है जिसमें हम मुंह से पानी लेते हैं और नाक से बाहर। आपने देखा कि कितने फोर्सफुली ढंग से उनका जो पानी जो है वो वहां बाहर निकलता है। इन तीनों क्रियाओं को या तो तीनों को करें, अगर नहीं टाइम मिलता है तो आप एक ब्रश करने जितना समय आपको लगता है उतना ही समय इसमें से कोई भी एक क्रिया, खासतौर पर यदि आप, मुझे लगता है कि सब लोग बाकी चीजों से तो डरते हैं और इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, तो आप जलनेति इजीली कर सकते हैं। और ये आपको बहुत सारी चीजों से, जो आज वायरस का जो इफेक्ट हमारे नेजल पैसेज पे हो रहा है, उसके अटैक से आपको रोक सकता है ना, या मदद कर सकता है। मैं अभी मदद ही करने की बात कहूंगी।
तो आपको ये मदद करता है आपकी इस नजर प्लेसेस को सेल्फ स्ट्रेंथ देने की। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जलने की मुश्किल से सेकंड जितना बहुत कम समय लगता है और बहुत कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप तो डॉक्टर्स हैं और आपको मालूम है कि आपके नजर प्लेसेस में कितना बढ़िया अच्छा एकदम इजी मार्ग बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है जो आप डालें और सीधे दूसरी तरफ से निकल जाता बिना कहेंगे। हाँ, जिनको जुकाम में कोई प्रॉब्लम है तो कई बार हेड में चढ़ जाता है, उसके लिए आप बात कम कपालभाति कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। यस, आसनों पे कम ही रहता है थोड़ा सा, चूंकि आज जो आसनों का स्वरूप हो गया है वो थोड़ा सा अलग हो गया है, चूंकि लोगों ने इसको कंपटीशन का भाव बना लिया और जितने हार्ड आसन करते हैं तभी आप एक योगा पर्सन हैं, ऐसा लोगों की एक मानसिकता एक सोच बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर जिस चीज को मैं फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी आसन ही एक ऐसा है जो 8 स्टेप्स ऑफ योगा दिए गए हैं, उसमें आसन ही एक ऐसा हिस्सा है जो आप बॉडी लेवल से शुरू कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट बॉडी लेवल पर बोलते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर यदि आप सारे को देखा जाए 8 में, तो एक 7 का हिस्सा जो है वो मेंटल प्रोसेस है। फिर यदि आप आसनों को भी देखें तो आसनों का जो भी पर्पस है वो सिर्फ यही दिया गया है कि स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी बट इफेक्ट इज ट्रेंड टू द माइंड। तो ये आपका जो इफेक्ट दिया गया, यहाँ पर जो चीज हम मेन जो क्वेश्चन है उनको मैं देकर यही सिर्फ आपसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी आप आसन करें उसका एक ही उद्देश्य, क्योंकि आसन बड़े साइंटिफिकली डिजाइन किए गए हैं या उनको बड़ा सोच समझ करके रखा गया है, और उसका उद्देश्य एक ही होता है कि आपकी बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाया जाए, उसकी स्ट्रेंथ बनाई जाए। तो उसके लिए कुछ या तो आप बैकबोन को फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं या बैकबोन को आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, या तो आप उसको ट्विस्ट करते हैं या तो आप उसको स्ट्रेच करते हैं, या आप बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो इन चारों अवस्था का जो कुछ भी आप आसन करते हैं उसमें यही 4 पोजीशन होती है, और उसका पर्पज सिर्फ एक ही होता है कि किसी भी रूप में आप अपनी बैकबोन को फ्लेक्सिबल, वैसे भी कहते हैं जिसकी बॉडी बैकबोन जितनी स्टिफ उतना उसका ओल्ड एज आ जाता है, जिसकी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल उतना ही वो एनर्जेटिक होता है। क्योंकि आपका पूरा नर्वस सिस्टम का काम आपकी बैकबोन से शुरू होता है, तो निश्चित रूप से आपका नर्व कनेक्शन, आपका सेंसरी और मोटर ऑर्गन जो है वो प्रॉपर वर्क करते हैं। इसलिए आसनों का एक अपना महत्व है कि जरूर हम शारीरिक रूप से करते हैं, लेकिन जब जब हम आसनों को करते हैं तो इसका इफेक्ट मुझे मेंटल पीस, क्योंकि हर आसन के साथ जिन लोगों ने आसनों की प्रैक्टिस की है वो ये जान पाते हैं कि आसनों के फाइनल पोजीशन में लगभग श्वास जो है वो आपकी रुकी हुई होती है, और हर आसन में आपकी श्वास लंबी और गहरी हो जाती है। तो इस लंबी और गहरी होने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। चूंकि आप बॉडी पेन की बात कर रहे हैं, चूंकि आप बॉडी में रिजिडनेस की बात कर रहे हैं, यदि आप आसनों को अपनी लाइफ में लेते हैं तो आपके मसल्स का इफेक्ट जो है वो भी, मस्कुलर जो पेन है वो भी कम होगा, साथ ही आपकी बॉडी में एनर्जेटिक बनेगी, ऊर्जा का सही आपका ब्लड का सर्कुलेशन। और हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लड एक वो रास्ता है जहां पर आपके हर सेल्स को नरिशमेंट करने का एक तरीका है, उसी के थ्रू आपको ऑक्सीजन, उसी के थ्रू आपका बाकी खाना पीना जो भी आप लेते हैं उस रूप में वहां तक हर सेल्स तक पहुंचता है। तो आपकी बॉडी का प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, हर सेल्स को आप नरिश कर पाते हैं थ्रू द आसना। तो इस रूप में हम अनासनों लेते हैं। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट, आसनों का जो बेनिफिट दिया गया है, इट मेक्स अवर स्पाइन फ्लेक्सिबल, है ना। और दूसरी जो चीज दी गई है कि ये अब एक्सरसाइज से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एक तो रेस्पिरेशन फास्ट हो जाती है, जो दौड़ना है, भागना है, जॉगिंग है, स्किपिंग है, व्हाटएवर आप जो करते हैं वो सारा कुछ है, तो वो आपकी बॉडी में आपकी एनर्जी को खर्च करता है। दूसरी चीज जो है वो आपको फटिग देता है, थकान देती है आपको। और तीसरी चीज जो आपके अंदर आती है, आपके मस्कुलर की एक्टिविटीज बढ़ जाती है, क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटीज बढ़ रही है तो निश्चित रूप से आपको रेस्पिरेशन फास्ट करनी पड़ रही है, नेचुरली होती है, मैं उसको करनी पड़नी नहीं कहूंगी, नेचुरल प्रोसेस वो शुरू हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि जो लैक्टिक एसिड का जमाव वो आपके मसल्स के नीचे होता है और आगे चल करके वो आपको पेन देता है। लेकिन यदि आप पोस्चर्स करते हैं, आसन करते हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे आराम से और आप अपने आप से जुड़ करके इसको करते हैं, जुड़ाव हो जाता है, जिन लोग प्रैक्टिस में होंगे या कभी ऐसा हुआ तो आप उस चीज को देखते हैं। दूसरा, आपके जो कि नर्वस सिस्टम को लेकर के, आपके बैकबोन को लेकर किया गया, तो इसको जो सबसे बड़ा इफेक्ट देता है वो आपका ऑटोनॉमी। वैसे सारे यौगिक प्रैक्टिसेस का इफेक्ट एक ही होता है कि आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को डाउन करे और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अरेस्ट करे, उसको ऊपर करे, ताकि आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा सा कूलिंग अवस्था में आए, आपके वाइटल ऑर्गन जो आपको
हाई जंप कर रहे हैं उसको आप धीरे धीरे डाउन कर पाए, चाहे वो आप रिलैक्सेशन के थ्रू करें, चाहे आप आसनों के थ्रू करें, चाहे प्राणायाम के थ्रू करें। तो आप इस रूप में कोशिश होती है कि आप उस हिस्से को बढ़ाते हैं जहां आपका वाइटल ऑर्गन डाउन हो जाए, तो उसको काम डाउन करने की कोशिश हम करते हैं। तो ये एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है। नेक्स्ट तीसरा, फर्स्ट जो दिया था मैंने क्रिया दी थी आपको, और दूसरा जो मेरा मेन फोकस है आसन, तो मैंने बीच में थोड़ा सा दिया क्योंकि लोगों का योगा का कॉन्सेप्ट, योग का कॉन्सेप्ट ही आपका ये है कि आसन करना। तो दूसरी चीज जो मैं दे रही हूँ इस कोविड-19 के संदर्भ में वो है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम नॉर्मली लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज को समझ रखा है, लेकिन प्राण ब्रीथ नहीं है। प्राणायाम जो है वो ब्रीदिंग नहीं है। प्राणायाम ब्रीदिंग उसका सबसे फर्स्ट लिंक है जिसके थ्रू आप उस प्राण को, उस एनर्जी को अपने अंदर गेन करते हैं, अपने अंदर उसको लेकर के आते हैं। एक बड़ा अच्छा श्लोक हमारे टेक्स्ट में, हमारे लिटरेचर्स में दिए हुए हैं, प्राणस्येद वशे सर्वम त्रिदेवे यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व सृष्ट प्रज्ञाच विधेयनाइति। मीन्स whatever in these three words, heaven too, is all under the control of prana. O prana, protect us as a mother protect her sons, give us affluence and intelligence. तो इस रूप में हम प्राणायाम को लेकर के चलते हैं। क्योंकि बात नेक्स्ट, प्राण लिटरेचर में प्राण को बहुत महत्व दिया गया और यह हमारी बॉडी में खास रूप से फंक्शन करते हैं। वैसे तो बहुत सारे इसको 10 भाग में बांटा गया, लेकिन मेनली जो है हमारे जो प्राण है, जो वायु है, उसके फंक्शन, क्योंकि वायु सबसे क्लोजली लिंक्ड है हमारे प्राण से। तो किसी का माइक चालू है, प्लीज अनम्यूट कर दें। तो उस चीज को दिया गया है कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी हम खाते हैं उसको वाइटल फूड में कन्वर्ट करने का काम जो है वो ये प्राण, ये वायु करता है। दूसरा जो हमारा एक्सलेशन या एक्सक्रीशन का जो वर्क होता है वह भी हमारा ये प्राण ही करता है। हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन जो मूव कर रहा है पूरे टाइम आपकी बॉडी में चल रहा है बिना आपके एफर्ट के, बिना, तो ये जो सारी चीजें वो भी आपका प्राण वायु की वजह से ही होता है। तो एसिमिलेशन आपकी बॉडी में जो खाते हैं वो सेल्स तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन, सारा कुछ जो है वो प्राण की वजह से होता है, ऐसा वर्णन है और ये ट्रू भी है। तो ये जो सारी चीजें जो है, और जब हम हमारा अंतिम समय आता है तो हमारी बॉडी को, एस्ट्रल बॉडी को से फिजिकल बॉडी को से एस्ट्रल बॉडी को सेपरेट करने का काम भी जो है ये प्राण ही करता है। नेक्स्ट यस, यहाँ पर चूंकि बात बहुत सारी है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बता दूं। चूंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम मैंने इंक्लूड किया और विशेष रूप से बाकी प्राणायाम की अपेक्षा अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, क्योंकि बाकी जो शीतली है, शीतकारी है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, ये किसी बॉडी के हिस्से में या तो कूलिंग इफेक्ट देते हैं या फिर हीट इफेक्ट देते हैं। लेकिन जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, चूंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में अपनी ये बात रखी कि हम हठ यौगिक ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, तो हठ यौगिक ग्रंथों में जो पर्पस दिया गया है कि आप दोनों नॉस्ट्रिल, क्योंकि अनुलोम विलोम में हम दोनों नॉस्ट्रिल यूज करते हैं, हमारी राइट नॉस्ट्रिल जो है वो हीट के लिए है और आपकी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल कूल, हीट और कूल दोनों जब मिलता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो आप जो ये कह रहे हैं यदि नॉर्मल भी आपको फीवर है और आज बिना मेडिसिन के लें, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और करके ही आप इसको देखा जा सकता है आपको। तो आप जब इसको दोनों लेते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि हीट और कूल दोनों, जैसे ठंड में हम गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों को लेवल पर ला करके फिर नहाते हैं, वैसे ही ये दोनों जो नॉस्ट्रिल है इनका इंपॉर्टेंस यही है कि दोनों नॉस्ट्रिल जो है वो अल्टरनेट टाइम में आपका चेंज होता चला जाता है। जैसा आपका एटमॉस्फेयर, जैसा आपका एडजस्टमेंट, जैसा आपका बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता चला जाता है। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाए तो अनुलोम दोनों नॉस्ट्रिल को हम, इसलिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, फीवर में जो आप क्रॉसिंग या मेडिसिन लेते हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बिना मेडिसिन हम अपने इस दोनों नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट कर सकें, एक से ले और दूसरे से छोड़े, दूसरे से ले और पहले से छोड़े। तो इस रूप में भी आप ले पाते हैं, स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, तो इस रूप में हम ले पाते हैं। तो इसका इफेक्ट हमको न केवल बॉडी पेन को बल्कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा प्राणायाम की बात करूंगी। प्राणायाम कैसा किया जाना चाहिए, तो नॉर्मल लोग जो है वो सांस लेना और छोड़ने को ही प्राणायाम समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात दी गई है, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, मीन्स आप जो होल्ड कर लेते हैं ब्रेथ को, जो रिटेंशन है वह प्राणायाम है।
क्योंकि प्राण ब्रीथ नहीं है, मैं पहले भी कह रही हूँ, जो स्पेस है, क्योंकि योग में हमने मान रखा है कि ये बताया जाता है कि ये पूरी सृष्टि जो है 5 एलिमेंट्स से बनकर मिलकर के बना है। तो 5 एलिमेंट्स में जो पहला एलिमेंट है वो है आकाश, शून्य, स्पेस, एक खाली जगह, एक रिक्त स्थान। और उस रिक्त स्थान में चूंकि यदि बॉडी के अंदर कोई भी चीज मूव कर रही है, इट मीन्स देयर इज स्पेस। तो वो जो आपका हिस्सा अंदर आपके चल रहा है, उस स्पेस को, उस खाली स्थान को, यदि आप एक सिंपल भाषा में कहें तो आप ये कह सकते हैं तनाव क्या है, बहुत सारी चीजों का एक साथ आ जाना। यदि आप अपने माइंड को, अपने आप को थोड़ा स्पेस देते हैं तो आपका तनाव कम हो जाता है। वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर स्पेस का रूप लेता है। तो जो आप स्पेस है, इसको बढ़ाने की बात कही गई है कि जितनी देर में आप श्वास लेते हैं उससे डबल देर में आप श्वास छोड़ें, और जो छोड़ते हैं उससे भी डबल देर में आप श्वास को रोक करके रखें। तो इस प्रकार जो आप चीजें देते हैं, तो जो रिटेंशन ऑफ ब्रेथ जैसा जैसा आपका बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे आप प्राणायाम सीखते हैं। प्राणायाम सीखना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही मैंने रिटेंशन किया तो या तो मेरा इनहेलेशन फास्ट हो जाएगी या मेरा एक्सहेलेशन फास्ट हो जाएगा। जब ये तीनों फेजेस आपके इक्वल होने लग जाएं, तीनों जब बैलेंस्ड हो जाएं, और धीरे धीरे एकदम से हम कोई चीज नहीं कर सकते हैं। आप यदि 2 सेकंड श्वास लेते हैं तो आप 4 सेकंड छोड़े, और 5 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड आप जो है वो श्वास को रोकें, या तीनों को इक्वल रख के आप काम कर सकते हैं। 2 सेकंड लें, 2 सेकंड रोकें, 2 सेकंड छोड़ें। धीरे धीरे आप रोकने को इंक्रीज करते जाएं। जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी श्वास लेना और छोड़ना थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जब ये तीनों चीजें बैलेंस होने लग जाती है, वहां से आपकी प्राणायाम की शुरुआत होती है। तो प्राणायाम की चूंकि बहुत महत्व दिया गया है, और हमारे टेक्स्ट बुक्स में दिया गया है कि 320 राउंड जो है वो एवरी डे होना चाहिए, 4 सिटिंग होनी चाहिए एक दिन में, और एक सिटिंग में आप कम से कम 80 राउंड्स करें। तो उतना तो ना तो आजकल किसी के पास समय है, ना ही पॉसिबल है। जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, तो जितना आप करें उतना रोज का रोज खर्च कर दें, तो शाम को रोज इक्वल जितना रहता है उतना वापस आ जाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चले भवन, इसलिए कहा गया है कि हमारे श्वास का इफेक्ट हमारी 3 चीजों पर बहुत अधिक पड़ता है। फर्स्ट, यदि मैं दौड़ रही हूँ, मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, मैं कोई वर्क, हैवी वर्क कर रही हूँ, तो नेचुरली मेरी बॉडी को एक्सर्शन होता है, मसल, तो वो श्वास गहरी गहरी लेता है। तो पहला, फिजिकल यदि कोई भी चेंजेस होता है तो मेरी श्वास जो है वो चेंज हो जाती है। दूसरी जो इफेक्ट दिया गया है वो हमारा इमोशनल इफेक्ट दिया गया है। इमोशन लेवल पर, जैसे मुझे फियर है, मुझे डर है, कोई एक्साइटमेंट है, मेरे अंदर कोई स्ट्रेस है, तो मेरी ये देखा गया कि मेरी श्वास जो है वो शैलो ब्रीदिंग मीन्स अपर चेस्ट ब्रीदिंग मेरी शुरू हो जाती है डर के कारण, है। तो ये जो आपका ऐसा इमोशंस का इफेक्ट सीधा मेरी श्वास के ऊपर पड़ता है। वहीं मैं यदि रिलैक्स हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं रिलैक्स, आज काम खत्म हुआ, तो इस रूप में एक लंबी गहरी श्वास लेते हैं। जो तीसरा इफेक्ट दिया गया है वो, चूंकि हमारा रेस्पिरेशन जो है वो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों है, हम दोनों को रोक सकते हैं, इसको रख सकते हैं। तो इस रूप में जब आप इसको लेकर के चलते हैं, तो आपने देखा कि आप श्वास को लेना और रोकना जब दोनों कर सकते हैं, तो एक तीसरी चीज हम करते हैं जिसको आप एक सीधी भाषा में आप कह सकते हैं संगीत करना, संगीत सीखना। जब आप संगीत सीखते हैं तो आपने देखा कि किसी सुर को लगाने के लिए आप लंबी श्वास ले रहे हैं, लंबा सांस छोड़ रहे हैं, तो इस रूप में आप उसको होल्डिंग करते हैं अपने हिसाब से, ताकि आपका लयबद्ध तरीके से आप गा सकें या कुछ कर सकें। किसी बात को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी खास शब्द पर आप फोकस करते हैं, तब भी आप श्वास को चेंज करते हैं या अपने हिसाब से होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर कोशिश यही होती है कि आप जो है वो आपकी इस तीसरा वाला जो हिस्सा है, इसको प्राणायाम में इस्तेमाल किया जाता है कि हम अपनी श्वास को थोड़ा सा रोकने की आदत डालें, क्योंकि जहाँ लयात्मकता है, जहाँ शांत अवस्था है, जहाँ रिलैक्सेशन है, वहां मेरी श्वास लंबी, गहरी और रिदमिक है। और इसी को बनाने के लिए हम आगे का काम करते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, यहाँ पर एक छोटा सा एक प्रयोग दिखाया गया कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसमें हमारे लंग्स का फैलाव थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जब आप प्राणायामिक ब्रीदिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप जब प्राणायाम करते हैं, तो चूंकि मैंने बोला कि आपसे होल्ड करना है, तो आप इनहेल करके जब आप श्वास लेते हैं तो आपकी श्वास का दबाव आपके एल्वेलाइज, आपके जो वायु कोश है उसके ऊपर पड़ता है। धीरे धीरे कहते हैं वो आपका पड़ता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैं चूंकि एक सिंपल प्लेन प्लेस पे रहती हूँ तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं। जो लोग पहाड़ी इलाके पे रहते हैं उनका फोर्स अलग होता है, उनकी चीजें अलग होती हैं, तो उसके हिसाब से उनकी श्वास क्षमता मेरे से कहीं अधिक हो जाती है। तो इस रूप में आप, हालांकि बहुत सारे और भी रीजन होते हैं,
तो यहाँ पर जब आप श्वास लेते हैं तो धीरे धीरे आपके वायु आप मैक्सिमम, चूंकि 79-21 का रेशियो आपका होता है, 21 जो है वो आपका ऑक्सीजन का हिस्सा बनता है, और वो भी यदि मैं इमोशंस चेंजेस की वजह से बार बार वो फ्लक्चुएट होता है, कम होता है, तो नेचुरली बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऑक्सीजन की कमी से क्या तकलीफें हो सकती है हम आप सभी जानते हैं। तो बॉडी की फ्लेक्सिबल के लिए, बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी होती है। तो इस रूप में हम जो है प्राणायाम को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट, क्योंकि लोगों के मन में एक बात आती है प्राण क्या है और श्वास क्या है, तो एक स्वामी विवेकानंद जी की एक छोटी सी बात, एक स्टोरी उन्होंने दी है। तो उन्होंने एक स्टोरी में उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति, एक मंत्री है, उसको राजा ने पनिश किया और उसको एक टावर के ऊपर बिठा दिया। उसकी वाइफ जो थी रात रोती थी, वो उसके पास पहुंचती है और उसने पूछा भाई कि हस्बैंड उसको बोलता तो चिंता मत कर, तुम मुझे छुड़ा सकती है, वापस ला सकती है, बस मिड एक आधी रात में तुम आना और कुछ 5 चीजें ले आना। तो 5 चीजें क्या लाना? एक कीड़ा जो गंध पे काम करता है, बेटर छोटा सा जिसकी लंबी लंबी मूछें होती हैं, वो वाला है वो कीड़ा, एक शहद की शीशी, एक सिल्कन थ्रेड और एक रोप और एक स्ट्रिंग जो ताज जिसमें माला वगैरह होते हैं जो थोड़ी मजबूत होती है वो जो, ये 5 चीजों को लेकर के आना। उसकी वाइफ सोचती है कि शायद पनिशमेंट की वजह से इसका दिमाग चल गया है, लेकिन वो धीरे से सोचती है चलो इसको लेकर तो चलो। तो वो रात को लेकर के 5 चीजें पहुंचती है। उसका हस्बैंड कहता है कि आप इस टावर के ऊपर थोड़ी सी शहद लंबे तक उछाल लो और कुछ शहद की बूंदे उस कीड़े के मूछ के ऊपर डाल दो। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ेगा तो मूछ जो है उसके ऊपर शहद आता जाएगा, वो गंध से काम करता चला जाएगा। उसके पैर के पीछे में आप सिल्कन थ्रेड, क्योंकि सिल्कन थ्रेड वेटलेस होता है, तो आप उस सिल्कन थ्रेड को वहां पर बांध दीजिए। उस सिल्कन थ्रेड के एंड में आप जो है वो स्ट्रिंग को तांत बांध दीजिए और उसके लास्ट में जो है वो आप रोप बांध दीजिए। उस वाइफ ने वैसा ही किया, उसकी वाइफ ने, और धीरे से उसने उस कीड़े को वहां पर छोड़ दिया। अब वो कीड़ा शहद को लेकर के ऊपर बढ़ रहा है। वो क्या रहा है, जो सिल्कन थ्रेड है वो धीरे 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 उसके साथ चढ़ता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, धीरे से वो सिल्कन थ्रेड को पकड़ता हुआ मंत्री स्ट्रिंग तक पहुंचता है, स्ट्रिंग से रोप तक, रोप को बांधता है और धीरे से उतारा। तो यहाँ पर जो आपका सिल्कन थ्रेड है, एक्चुअली वो आपका ब्रेथ है, आपकी श्वास है। जैसे जैसे आप अपने श्वास पर कंट्रोल कर पाते हैं, वैसे वैसे ही आप अपने स्ट्रिंग, अपने उस प्राणिक एनर्जी पर, जो मजबूत चीज है, जो आपका लाइफ फोर्स है, जिसके होने या ना होने से मेरा होना या ना होना या इस सृष्टि का होना या ना होना तय होता है, उस चीज के ऊपर फोकस चला जाता है। तो उस प्राणायाम को वो उस चीज में लेकर के वो चलते हैं। दूसरा जो आपका हिस्सा बनता है कि जैसे ही वो स्ट्रिंग को ऊपर लाता है, रस्सी लेता है, वहां से वो फ्री होता है, तो इस रस्सी जो है वो आपका माइंड है। तो जैसे जैसे आपका प्राणायाम चलता है, वैसे वैसे आप धीरे धीरे से अपने प्राणिक एनर्जी पर और प्राणिक एनर्जी के थ्रू आप अपने माइंड पर कंट्रोल करते हैं, और बाद में उन्होंने कहा कि फाइनली जो है वो लिबरेशन की तरफ आपको मूव करता है। यस, नेक्स्ट। इसका इफेक्ट दिया गया है, क्योंकि इस कोविड-19 में ये बात बार बार दी जा रही है कि लोगों के अंदर फियर बन रहा है, लोगों के अंदर मेंटल डिस्ट्रेस बन रहा है और वो बड़ी परेशानी की अवस्था में है, कहीं पर डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। और वैसे भी लॉकडाउन वाली जो स्थितियां बन रही हैं, इंसान हर जगह से बाहर निकलने से भी भाग रहा है। तो जिन लोग खाली बैठे हैं, कुछ लोगों की फाइनेंशियली जो पोजीशन है वो भी वीक होती चली जा रही है, सारी चीजें तो नेचुरली है। तो यहाँ पर जो बात दी गई है, जैसे कभी आपने लालटेन देखा होगा, जब लालटेन जलाते हैं तो उसकी कांच में कालिख बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर लाइट नहीं है, लाइट तो उसके अंदर है, लेकिन उस कालिख की वजह से वो बाहर आ रही है। तो जैसे जैसे अब आप कांच पोंछ देते हैं तो आपकी लाइट पूरी बाहर आए, ऐसे ही जैसे जैसे मैं प्राणायाम करती हूँ तो मेरा मेंटल जो दबाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और मेरे अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, जो मेरी ऊर्जा है, जो मेरी सोल है, उसकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आती है और मैं चीजों को पॉजिटिव लेना शुरू करती हूँ, और अपने आप को एक्टिव बनाए रखने में, सकारात्मक बनाने में मैं स्वयं की मदद कर पाती हूँ। नेक्स्ट, थर्ड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला मैंने शुद्धि क्रिया दी जो एकदम फिजिकली था। सेकंड, आपको जो आसन और प्राणायाम के, आसन तो है फिजिकली जाता है, लोगों का मानसिकता वही है, पर प्राणायाम जो है वो दिया है मैंने, वो आपका मेंटल इफेक्ट, उसका सीधा इफेक्ट आपके माइंड लेवल पर होता है, जो आपको पता है। तीसरा जो मैंने दिया है वो ओम को दिया। मैं इस कोविड-19 में इस ओम को बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा देती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है, एज अ योग एक्सपर्ट मैं ये मान करके चलती हूँ कि किसी चीज पर या तो मुझे विश्वास है या तो विश्वास नहीं। यदि मैं विश्वास करती हूँ, और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि मैं
कहीं मेरी जो ऊर्जा है, मेरे जीवन का जितना भी काम चल रहा है, वो किसी प्लग या सॉकेट के माध्यम से मुझे एनर्जेटिक नहीं बनाया जा रहा है। मेरे अंदर स्वयं एक ऊर्जा का स्रोत है जो मेरी आत्मा के अंदर है, और यह मुझे हर चीज, मेरी सोचने की, समझने की, बोलने की जितनी भी शक्ति है, वो मेरे को मेरे अंदर से वो ऊर्जा मिल रही है। और शास्त्रों में खासतौर पर पतंजलि में, क्योंकि उसको मैं रेफरेंस के रूप में ले रही हूँ, उन्होंने कहा है कि उस एनर्जी का जो स्रोत है वो ओम है। ओम के बारे में वैसे तो 9 जो स्टेप्स दिए गए हैं, ये सारी चीजें दी गई हैं कि ये चीजें जो है वो ठीक होती हैं, लेकिन मैं अभी चूंकि कोविड-19 है और जो लक्षण मैंने आपको दिए उसके अकॉर्डिंग दिया जाए, तो जो 4 चीजें हैं वो आपको इफेक्ट करते हैं। आपको ओम के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। पहला दुख, दुख मीन्स मैन ज्यादा मोर फिजिकली, कि आप जो फिजिकल बॉडी पेन आपको हो रहा है, आपके बॉडी में जो आलस्य बन रहा है या आपको थकान बन रही है, उसको ओम दूर करता है। दूसरा जो है दौर्मनस्य, दौर्मनस्य का मतलब होता है मेंटल डिस्ट्रेस, मीन्स मानसिक रूप से जो आप थक रहे हैं, वो उस जगह उसको दूर करने का काम भी ओम ही करता है। अंग में जाए तो ट्रिमरिंग ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी जो कंपन करती है, चूंकि पेन से, फीवर से, बहुत सारी चीजों से बॉडी का जो स्टिफनेस आ रहा है, आपके कड़ेपन जो आ रहा है, उसको दूर करने का काम जो है वह भी ओम करता है। और तीसरा है श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ, मीन्स जो इरेगुलर ब्रीदिंग है, उस ब्रीदिंग को, चूंकि रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही है, श्वास लेने में दिक्कत आ रही है आपको, तो इस इरेगुलर ब्रीदिंग को ओम के द्वारा लंबी, गहरी और रिदमिक बनाई जा सकती है। इस रूप में मैंने ओम को लिया, और ये मैं मान करके चलती हूँ कि ओम एक ऊर्जा का, कोई मंत्र या किसी चीज रूप में ना ले, एक साउंड के रूप में ले, प्योर साउंड के रूप में उसको ले, और उसको यदि आप उच्चारण करें तो आप बिना श्वास लंबी गहरी किए आप उस चीज को उच्चारण कर ही नहीं सकते। तो चूंकि रिदम है, लयात्मकता है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक बात बन रही है कि माइंड भी आपका कूल होता है, जहाँ रिदम है वहां आपका माइंड शांत ही है। तो इस रूप में श्वास प्रश्वास भी उसको ठीक करेगा, वो उसको भी नियमित बनाएगा। वो नियमित होगा तो निश्चित रूप से आपका मेंटल डिस्ट्रेस कम होगा, मेंटल डिस्ट्रेस कम होगा तो निश्चित रूप से आपको बॉडी का पेन भी जो है या दुख है वो भी कम होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके लिए गीता में एक श्लोक भी दिया गया है, और बड़ा सार्थक श्लोक दिया गया है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव दुष्करम दुष्करम। तो एक माइंड जो निश्चित रूप से, ये वायु को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम 2 बार 3 बार प्राणायाम कर लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, बहुत आसान नहीं होता है इसको करना। लेकिन यदि आप उसको साध ले तो निश्चित रूप से, तो उसी का उन्होंने कहा कि ये आंधी के समान है, इसको श्वास को रोकना, मन को रोकना मुश्किल है, लेकिन तो उन्होंने कहा कि कैसे रोके, असंशयम महाबाहो, बिल्कुल निश्चित रूप से तुम सही कह रहे हो, मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैरागेन च गुह्यते। मीन्स जैसे जैसे आपकी अभ्यास बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, आप इस श्वास का नियंत्रण, और हमारे पास एक ही ऐसा माध्यम है जो मन तक आपको सीधा कांटेक्ट करता है, वो है आपका श्वास। नेक्स्ट आगे चल करके, चूंकि हमारे माइंड जो है वो रेस्टलेस ऑफ द माइंड, उसके कई कारण हैं जो हम, क्योंकि इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में मैं हर चीज को ये मान करके चल रही हूँ कि सारा सुख इस पैसे में है, तो निश्चित रूप से पद पावर पोजीशन में ही है, तो निश्चित रूप से मेरा माइंड उसके हिसाब से ही फ्लक्चुएट करता है कि मुझे पैसा चाहिए, पद चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो आपका डिस्टर्बेंस बनता है। लेकिन जैसे जैसे आप यौगिक अभ्यासों से जुड़ते हैं, तो आपका माइंड धीरे धीरे होता है और आप रियलिटी को समझ पाते हो कि मैं क्या है। मैं अपना ये इस पे यही कम करना चाहूंगी, छोटा सा एक प्रयोग, एक मेडिटेशन आप लोगों को, मेडिटेशन नहीं है एक्चुअली, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, और एक तरीका आपको मैं समझाना चाहूंगी। यस, स्लाइड्स बंद कर दें। थोड़ी देर आप शांत अवस्था में बैठें। कीप योर नेक बैक स्ट्रेट, gently close your eyes, observe your breath, try to concentrate tip of your nose, feel your breathing. Now we will start 3 times Anulom Vilom Pranayam.
So gently close your right nostril with your right thumb and slowly inhale with left nostril. जितनी लंबी गहरी सांस ले सकें। जब आप सांस ले रहे हैं तो आप महसूस करें कि आपका एब्डोमेन का हिस्सा, जहां हार्ट वाला जो हिस्सा है, हार्ट के पास वाला हिस्सा है, वो कड़ा ना हो, उसे बिल्कुल ढीला रखें। और यदि आप अनुभव कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, लंग्स थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है। If possible, retain for few seconds and exhale with right nostril with control. श्वास छूटे नहीं, श्वास आप छोड़ें। After exhalation, again possible, retain your breath for few seconds. अब आप देखेंगे जब आप इनहेल करेंगे तो थोड़ी सी श्वास फास्ट हो जाती है। इनहेल विथ राइट नोस्ट्रिल and retain and exhale with left. आपका जो ये प्रोसेस है वो 3 times करेंगे। Inhale with left nostril. This is represent cooling या ठंडापन को रिप्रेजेंट करता है। और धीरे से जब आप राइट नोस्ट्रिल करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से लेंगे तो वो हीट आपकी गर्माहट को करता है। आप फोकस कर सकते हैं। यस, धीरे से हाथ हटा लें, सीधे ही बैठे रहें। एक बार अपनी पूरी बॉडी पोस्चर को देखें। स्टार्ट फ्रॉम टोज, एंकल, calf muscles, knee joint, thigh muscles, hip joint. Experience your both leg, hip to toe, toe to hip. Now slowly concentrate on your abdomen. यदि आप सिटिंग पोजीशन में हैं तो आप जब श्वास ले रहे हैं तो आपका एब्डोमेन का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ होता हुआ जाता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो नीचे की तरफ आ रहा है। महसूस करें कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपका डायफ्राम नीचे और लंग्स ऊपर की तरफ आ रहा है। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो लंग्स नीचे की तरफ और डायफ्राम ऊपर की तरफ आ रहा है। Just experience your breathing and your body movement. कोई दबाव, कोई तनाव आप नहीं करेंगे। जो हो रहा है उसके साथ जुड़ें। जहां तक हो सके करने की कोशिश कम करें, होने दें उस चीज को। सिर्फ आपका अटेंशन वहां जाए। मैं हमेशा योग को एक अवेयरनेस के रूप में डिफाइन करती हूँ। यदि आपकी अवेयरनेस है तो आप अपनी चीजों को देखने का भाव लाएं, दृष्टा भाव लाएं। बी ए सीयर। अपने आप को फोकस करें बिटवीन आईब्रोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस अकॉर्डिंग टू योगा, अकॉर्डिंग टू साइंस। ग्लैंड, जिसको आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसका एक स्थान। योग में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और ये आज्ञा का मतलब होता है आपकी बॉडी को कमांड करने वाला प्लेस, आपके सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला प्लेस। कुछ पल के लिए अपने आप को सारे संबंधों, सारे रिश्तों से अलग करके देखें। सिर्फ सोच के देखें, हर रिश्ते से अलग करें अपने आप को। पद, पावर, पोजीशन, जेंडर, बहन, भाई, पति,
बेटा, पिता, सभी रिश्तों से एक बार अलग करके अपने आप को सोचें कि आप कौन हैं। आप क्या चाहते हैं? आपकी परेशानी का कारण कहाँ है? कोई फैसिलिटी, कोई मनी, कोई पावर पोजीशन या किसी रिलेशन में कोई तनाव दबाव। अपने आप को खड़ा करें वहां कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। सिर्फ अपना वैल्यूएशन करें, दूसरे का नहीं। एक लंबी गहरी सांस, 3 बार ओम का उच्चारण, पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरे स्पिरिचुअलिटी के साथ, क्योंकि ओम का जो एक ऑरा है वो आपको एक कवच के रूप में काम करता है। जितनी आपकी सकारात्मक ऊर्जा होगी वैसा ही आपका प्योर आपकी ऑरा होगी। वो ऑरा आपको बहुत सारी नेगेटिविटी से स्वयं बचा ले जाती है। इनहेल, फिर वाइब्रेशन ऑफ ओम। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से आंखों को खोलें। नमस्कार। ओवर। कोई क्वेश्चन? हेलो। हेलो। हाँ जी, आपने बहुत ही सारगर्भित जानकारी दी और मुझे लगता है कि जो नॉर्मली लोग बाग योग से समझते हैं, आसन करना, उससे बहुत कुछ अलग जानकारी थी। तो जितने लोगों ने सुना होगा उनका तय रूप से बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमने रिकॉर्डिंग की है तो इसको हम YouTube पर भी डालेंगे अपनी सोसाइटी की तरफ से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिसको कोई भी क्वेश्चन करना है वो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर लें और अपना प्रश्न कर लें। चैट बॉक्स देखो। मैडम से मुझे ये सवाल है। मैं डॉक्टर सुषमा वर्मा हूँ। मैडम वीडियो ऑन कर लें। मैडम से मेरा ये सवाल है कि जैसे हम किसी योगा ट्रेनर को बुलाते हैं घर पे, तो वो यूजुअली हम लोगों को योगा के पीछे की आवाज बहुत ज्यादा अलग तरह से आसन करवाते हैं और चले जाते हैं। तो हम जब खुद से प्रैक्टिस करते हैं मैम, तो हमको किस तरह से उसको फॉलो करना चाहिए? आसन तो वो लोग सिखा के चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप निश्चित रूप से, हम लोग की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अधिक बैठने में, आप थोड़ा सा अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आपके से साउंड बहुत आ रहा है। निश्चित रूप से हम लोग की जो लाइफ स्टाइल है बहुत चेंज हो गई है।
और हम लंबे समय बैठने का काम करते हैं तो आसन तो हमको बेनिफिट देते ही हैं, जैसा मैंने कहा कि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनाने का काम करता है। हाँ, तो कुछ पल मैं ये चाहूंगी कि कुछ पल के लिए सही आप थोड़ी देर सिर्फ बैठना सीखिए। देखिए मैं बार बार इस चीज पर फोकस कर रही हूँ कि हम पातंजलि नहीं, हम आठ्यों की ग्रंथ करते हैं, चाहे पातंजलि हो, चाहे गीता हो, चाहे सभी में एक ही बात कही गई है, स्थिर सुखम आसना मीन्स समम काया शिरोग्रीवम धारियन चलेस्ता मीन्स आप बैठने की कोशिश करें जहां आप बॉडी को स्टेबल करते हैं, या ये कह लीजिए कि दो इसके हो सकते हैं कि ये जो भी आप आसन करते हैं उसका एक ही पर्पस है कि आप लंबे समय तक सुखपूर्वक स्थिर पूर्वक बैठ सकें। और यदि आप वो उसी के लिए सारे आसन कराए जाते हैं, लेकिन यदि आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो फिर भी एक, चूंकि मैं एक जागरूक हूं, मैं एक एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे अंदर ये सोच है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। उस दृष्टि से यदि आप अपने आप को थोड़ा स्टेबल करें और अपने अंदर चिंतन करें कि क्योंकि दिन भर के रूटीन के बाद एक आप शाम को एनालाइज करते हैं अपने आप को, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आता है कि आपकी परेशानी कहाँ है, फिजिकल है या मेंटल है। तो वो चीजों को एक एनालाइज करने के लिए आपकी कोशिश प्रयास आनी चाहिए कि विथ अवेयरनेस आप थोड़ी देर मेडिटेटिव पोज में बैठने की कोशिश करें। मेडिटेटिव पोज अपने आप में इफेक्टिव है, क्योंकि जब मेडिटेटिव पोज का ही मतलब ये होता है कि आप सारे एक्शन और सेंसरी ऑर्गन को आपने विड्रॉ कर दिया, उसका मतलब यही है। तो उन चीजों को लेकर जब आप बैठते हैं मेडिटेटिव पोज में तो आपका माइंड अपने आप कूल होता है, और जो वास्तव में योग से लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसका वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको कूलनेस आए, हमारे अंदर पीस आए, हम चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। तो इसलिए कोशिश हो कि जब तक आप बैठने की कोशिश मतलब बैठना शुरू नहीं करेंगे, बैठने का मतलब है मेडिटेटिव पोज, है ना, एक शांत अवस्था में ध्यान। निश्चित रूप से शुरुआत में बहुत विचलन होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि यदि घर को झाड़ेंगे तो कचरा ही निकलता है, तो मेरे अंदर की सारी भावनाएं बाहर आएंगी, लेकिन उसको आप कंट्रोल करें। और धीरे धीरे जैसे जैसे बैठने की प्रैक्टिस बढ़ती है आप देखेंगे कि आपको आसन तो जरूरी है, लेकिन साथ में आपको जो चाह रही है वो मिल रहा है। यस, मैं इस पर एक बात ऐड करना चाहूंगी सुषमा। आपने जो पूछा ना कि जो योगा टीचर बुलाते हैं और वो सिखाते हैं तो हम क्या करें, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमने योगा टीचर किस लिए बुलाया है। हमने एक्सरसाइज करने के लिए बुलाया है या हमने एक्चुअली योग प्राप्त करने के लिए बुलाया है। यदि आपने केवल एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाया है तो जो उन्होंने आसन आपको बताए हैं आप करते रहें, मगर यदि आप योग से योग प्राप्त करना चाहते हैं उस स्थिति में जो अभी डॉक्टर मंजू ने आपको एक्स्ट्रा बातें बताई हैं उन पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई और प्रश्न? मैम योगा का आपके हिसाब से जैसे बिगिनर्स के लिए योगा का जो ड्यूरेशन है, करने का ड्यूरेशन, वो कितना रहना चाहिए? एक हम लोग की काफी डॉक्टर्स की लाइफ काफी स्ट्रेसफुल रहती है, मेंटली भी हम लोग स्ट्रेस रहते हैं, फिजिकली भी थोड़े थके हुए रहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे तो हम सैचुरेटेड रहते हैं। तो अगर मैं जैसे सुबह मैं नहीं कर पा रही हूँ, अगर मैं शाम को करना चाहूँ तो क्या ये उतना इफेक्टिव रहेगा? आपका खाने का रूटीन आपका यदि सही है, खाने का रूटीन सही है, 4-5 घंटे का यदि ब्रेक है तो आप बिल्कुल शाम को कर सकते हैं। वैसे फैट जो है वो मॉर्निंग का सबसे अधिक आता है, और चाहे निकाले जरूर, क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं। लोग कहते हैं कि सवेरे इसलिए करना चाहिए कि वातावरण शुद्ध है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं ऐसा सोचती हूँ कि चूंकि मैं नींद की अवस्था से उठती हूँ तो मेरा जो माइंड जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में गया था, एक शून्य की अवस्था में गया था। उसके बाद जब मैं उसको कुछ देखती हूँ तो एक तो रात भर लेटी थी, तो बॉडी मसल्स को आपने प्रॉपर साइंटिफिकली तरीके से एक मूवमेंट दे दिया, बॉडी का सर्कुलेशन कर दिया। दूसरा, आपने पॉजिटिव एनर्जी अपने उस अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में डिलीवर कर दिया। तो वो जो चीज आपकी जाती है, चूंकि आप ओम का उच्चारण करते हैं, मंत्र करते हैं या कुछ सकारात्मक सोच करके करते हैं, तो वो एनर्जी जाती है। दूसरी चीज जो आप, क्योंकि आप कहीं तो सोते हैं,
जहां से भी आप सो करके उठेंगे तो उस समय कर लीजिए। शाम का आपका कुछ, और आपका तो प्रोफेशन ऐसा है कि नहीं पता आपको शाम को आप कितनी देर कहाँ कैसा रहेंगे, तो कोशिश होनी चाहिए कि सवेरे का करें। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि करना ही चाहिए, क्योंकि कोई चीज बुरी तो है नहीं, तो आप जब आपको समय मिलता है, खा बस थोड़ा सा पेट हल्का रहे आपका खाना खाने के, उसके आप उस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर यदि आपको शुरुआत ही करना है, जो आप मेंटल परेशानी या कोई चिड़चिड़ापन जो बात कर रही है, कोशिश मैं आपसे एक ही सजेस्ट करूंगी कि सोने में से कुछ समय निकाल लें। जो आप सोने जा रहे हैं उससे 5 मिनट का समय अपने आप को देना शुरू करें। तो जो चीज आप नींद से कवर करते हैं, तो आप मेडिटेशन से कवर कर लेंगे, क्योंकि ब्रेन को रिलैक्सेशन चाहिए, चाहे आप सो के दें या मेडिटेशन भी कर दें। तो वो वाला टाइम आप सूट कर सकते हैं। आपको यदि रात को सोने से पहले कुछ समय आप मेडिटेशन के लिए या बाकी चीजों के लिए आप दे सकते हैं, तो आप दीजिए उसको। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Any other question? Hello. Yes. Hello. Any other question? Who's speaking? Dr. Rashmi Singh. अपना वीडियो भी ऑन कर दो डॉक्टर रश्मि। हाँ मैडम, हो नहीं पा रहा है, कोशिश कर। चलिए वॉइस से आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वॉइस आने दीजिए। चलिए बोलिए, आप बोलिए। बोलिए बताइए। रश्मि, बोलो। रश्मि बोलो, रश्मि बोलो। कोई और तब तक क्वेश्चन कर लें। इसमें शायद वो हिस्सा रहता है कि आप अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, तो फ्यूचर में भी उसको आप रिप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। तो अपन उसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, नेट का भी प्रॉब्लम कर रहा है, सभी जगह वेबिनार ही चल रहे हैं, तो हो सकता है। डॉक्टर मिस्टर नवीन शर्मा का एक क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ आवर ब्रेथ ड्यूरिंग ओम? एक्चुअली ओम में आप इनहेल करें जितना मैक्सिमम, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी क्षमता होती है, जरूरी नहीं है कि सब आदमी बहुत लंबे तक कर सकें। लेकिन स्टार्ट करें आप कि श्वास लें और उसको छोड़ने के साथ, श्वास के नियंत्रण के साथ आप ओम को छोड़ें। उसमें भी कई प्रकार से दिया जाता है कि पहले आ ऊ मा तीनों ओम को है वो धीरे धीरे आप इक्वल रख सकते हैं, बाद में आप ओ को कम कर, आ को कम करते जाएं और मा को बढ़ाते चले जाएं, जो मुंह बंद करके है वो हिस्सा बढ़ाते चले जाएं। तो प्रैक्टिस आपकी कि आपकी लंग्स कैपेसिटी कैसी है, आपकी लंग्स क्षमता कैसी है, आप श्वास कितनी गहरी ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है कि आप कितना डिप्रेशन में है या आप बहुत एक्टिव हैं या बहुत एनर्जेटिक, सब बहुत सारी चीजें इसमें फर्क पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है आपकी श्वास क्षमता अच्छी है, तो आप एक लंबी गहरी श्वास लें और आप धीरे धीरे ओम को करें। कोशिश आपकी होनी चाहिए कि समय के साथ में आप माँ को लंबा करते चले जाएं, और जैसे देखेंगे आप ओम उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ब्रेथ जो है वो भी गहरी और लंबी होती चली जा रही है समय को उसके साथ में, और आपको उसका इफेक्ट भी अच्छा होगा। और कोशिश ये करिए कि आप ओम को उस वाइब्रेशन, जब आप एक्सेल पूरा ओम कर लेते हैं तो एक फोकस एक आना चाहिए कि आप वास्तव में अभी इनहेल करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो चीज लोगों के नहीं अंदर, वो 3 टाइम में सीधे सीधे 3 बार ओम बोल करके चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एक ओम पूरा कंप्लीट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी श्वास लगभग छोटा सा एक पॉज आ जाता है, एक रुकावट आती है, फिर आप जो श्वास लेते हैं वो थोड़ी लंबी गहरी होती है। तो उस हिस्से पर यदि आप फोकस करें तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका ओम का उच्चारण बहुत अच्छा होगा, और आप जो है श्वास जो है वो इनहेल करके एक्सेल करने का नियंत्रण आपका होना चाहिए ओम के बीच में, तो वो आएगी। तो आप जो बेनिफिट उससे चाहते हैं स्पिरिचुअली तो मिलेगा ही, फिजिकली और मेंटली भी आपको बेनिफिट मिलेगा। डॉक्टर मयंक पाठक का क्वेश्चन है कि प्राणायाम कब करना है और रोज कौन से करने हैं, कौन सा प्राणायाम डेली प्रैक्टिस में आना चाहिए? मैंने अभी कहा कि वैसे तो अनुलोम विलोम को बहुत लोगों ने माना है, लेकिन यदि आप शास्त्रों में देखें तो प्राणायाम के प्रकार दिए गए। प्राणायाम के प्रकार में शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम,
यदि आप इनके नामकरण पर जाएं तो आप ये देख रहे हैं कि कुछ हीट दे रहे हैं, कुछ कूलिंग दे रहे हैं। तो जो भस्त्रिका प्राणायाम है या फिर आपका जो सूर्य भेदन प्राणायाम है, निश्चित रूप से ठंड में किए जाने चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपकी बॉडी का बहुत सारी ट्रीटमेंट बेस में भी हम लोग चलते हैं, यदि डाइजेशन आपका वीक है, आपको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत है, हम लोग कहते हैं सूर्य भेदन करिए, आपकी हीट जो है वो बढ़ेगी तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। दूसरा आपका जो हिस्सा बनता है इसमें कि जो कूलिंग वाला हिस्सा है वो आप गर्मी के दिनों में करें, जैसे शीतली है, शीतकारी। शीतली शीतकारी वैसे एक ही इफेक्ट है, क्योंकि लोग बहुत सारे लोगों का टंग फोल्ड, शीतली का मतलब होता है आप जीभ को ऐसा फोल्ड करते हैं, लेकिन कई लोगों की टंग फोल्ड नहीं होती, तो वो शीतकारी करते हैं, दांतों के बीच में जीभ को दबा लेते हैं। तो आप देखें, आपको देखा तो कोई भी एक प्राणायाम आप शीतली शीतकारी। भ्रामरी फॉर कंसंट्रेशन है, अधिकतर वही दिया जाता है कि चूंकि वाइब्रेशन एक वाइब्रेट आपके अंदर पूरा ब्रेन का होता है, और वाइब्रेशन भी ऐसा देखा जाता है कि जहां आपको लगता है कि मुझे साउंड लेना है, आप नाक में भी ले सकते हैं, साइनस में, जहां आपका फोकस जाता है वाइब्रेशन वहां होना। तो भ्रामरी कंसंट्रेशन के पर्पज से दिया गया है। तो और अनुलोम विलोम तो बेस है ही सभी प्राणायाम का, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे दोनों ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है। तो वो तो बेस आधार तो अनुलोम विलोम है, बाकी आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, आप सीजन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। कोई डॉक्टर मंजू, हेलो डॉक्टर रश्मि सिंह। यस बोलिए रश्मि, बोलो। हाँ, ये प्राणायाम के कितना देर करना चाहिए और आसन कितने देर करना चाहिए? आजकल नॉर्मल प्राणायाम कितनी देर 45 और आसन कितना देर? डिपेंड्स ऑन पर्सन ना, डिपेंड ऑन पर्सन की मुझे क्या लगता है। यदि मैं बहुत देखिए अगर हेल्थ एक की जो घंटे का टाइम अगर 1 घंटे का टाइम है मेरे पास, तो कितना देर प्राणायाम को देना चाहिए, कितना देर आसन आप को? 50-50 शेयर कर सकते हैं। मैं वैसे लोग 45-15 करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप 50-50 करें, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर मेंटल कई बार तकलीफें ज्यादा बनती हैं, ज्यादा थकान बनती है, तो आप उस हिस्से को हाँ। लें। दूसरी चीज एक होती है, मैं चूंकि सिर्फ प्राणायाम पर ही बात मैं नहीं करना चाहूंगी, दो चीजें होती है हेल्थ में। यदि मेरी बॉडी का मूवमेंट कम है दिन भर में, तो मैं उसको फिजिकल एक्टिविटीज दूं। यदि मेरे को लगता है कि मैं बॉडी एक्टिविटीज है, मैं मेंटली यदि बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे उस समय अपने बॉडी मूवमेंट को ना कम दे करके मुझे रिलैक्सेशन वाले हिस्से में ज्यादा जाना चाहिए। तो वो दोनों चीजें यदि आप कंबाइन हो, आप खुद समझें कि आपको क्या चाहिए। तो आप यदि लगता है कि आपको फिजिकल करना चाहिए, तो कई बार सूर्य नमस्कार ही लोग कर लेते हैं, वहां भी एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन आसनों का एक अपना रोल होता है, वो आप आसन देख सकती हैं, चुन लीजिए। पर यही चीज कहूंगी, जो भी आसन चुने आप बैकबोन को ध्यान में रखकर चुने, कि कुछ उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग भी हो, बैकवर्ड बेंडिंग भी हो, ट्विस्टिंग भी हो, स्ट्रेचिंग भी हो, बैलेंसिंग भी हो, तो आपको रिजल्ट सही मिलेंगे। नहीं तो क्या होता है, जो मुझसे बनता है वो कर लेती हूँ, पता चला टाइप ऑफ एक ही आसन करता है। जब मैंने बोला कि बैकबोन को बेस करके रखा गया है, तो बैकबोन को ध्यान में रख करके आप आसनों को चुने। बहुत सारे नहीं करें, बहुत समय लगा करके करें, मेंटेन करके करें, राइट। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग 50-50 या 45-15 जैसा आप करें तो करें जी। थैंक यू। डॉक्टर मंजू, एक क्वेश्चन रोटेरियन अशोक डोडेजा जी का है कि जिस पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है वो कौन सा प्राणायाम करें? जिसकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है वो नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। मैं समझती हूँ उसको रिलैक्सेशन का हिस्सा ज्यादा बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक देते हैं MSRT करके देते हैं हम लोग, जिसमें मंत्र का गुंजन कराते हैं, तो वो सारी चीजें देनी चाहिए। वाइब्रेशन के भी एक, मुझे नहीं मालूम चूंकि आपके डॉक्टरी प्रोफेशन में उसको किस रूप में बोलते हैं, लेकिन पेपर में मैंने एक रिसर्च पढ़ा कि जो आपके कोलेस्ट्रॉल का जमना होता है वो किसी साउंड वाइब्रेशन के द्वारा उसको तोड़ने की कुछ एक प्रोसेस अभी दिया था, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट उसका क्या वो है। तो यदि आप उसको करें तो आप ओम का उच्चारण, ओम अपने आप में प्राणायाम, धीरे धीरे स्मूथली जितना वो सहन कर सकता है और इस रूप में वो ले सकता है, तो कर सकते हैं उसको। जर्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि भस्त्रिका वगैरह तो है, भस्त्रिका वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं करें वो। और अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, तो उनको बेनिफिट रहेगा, ताकि वो आराम से उस चीज को आगे बढ़ाए। बाकी उनके शरीर जैसे रोटेरियन नवीन शर्मा जी का प्रश्न है कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर देखिए
एक्चुअली हम लोगों ने प्राणायाम का कॉन्सेप्ट में अभी बार बार वही एक चीज कह रही हूँ कि ब्लड प्रेशर वाला जो पेशेंट है, जितने भी यौगिक अभ्यास हैं उनका एक ही पर्पस होता है कि आप अपने सिंपैथेटिक सिस्टम को डाउन कर रहे हैं, आप काम डाउन करते हैं अपने वाइटल ऑर्गन्स को, है ना। तो फिर वही एक बात आती है, चूंकि बीपी हाई है तो आप निश्चित रूप से आपको रिलैक्सेशन, शवासन, ओम चेंटिंग, ये सारी चीजें करना चाहिए ताकि आपका रेस्पिरेशन स्लो हो, आपका हार्ट बीट स्लो होता चला जाए। शवासन करें, शवासन नॉर्मली नहीं, योग निद्रा विद इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो आप नॉर्मली शवासन, शवासन सोआसन मत बनाइए, शवासन यदि आप कर सकें अवेयरनेस के साथ में, तो बीपी बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि आप लोग भी कहते हैं कोई चल कर आया है तो कहते हैं थोड़ी देर बैठ ले फिर उसके बाद बीपी नापेंगे, तो इसका मतलब है कि यदि बॉडी एक्सीलरेट हो रही है तो आप उसमें उस समय उसका बीपी नहीं लेते हैं, है ना। तो कोशिश, अब जितने भी रिलैक्सेशन पोजीशन है हम इनको अवॉइड करते हैं। एक्चुअली आसनों में हम योग के हिस्से में इन जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं इनको हम करते हैं। प्रक्षा मेडिटेशन है, विपश्यना मेडिटेशन है, श्वास फोकस है, कर सकते हैं। अनुलोम विलोम इज द बेस, सभी आसनों का बेसिक है, आप उसको ले सकते हैं। आप शीतली प्राणायाम भी कर सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम भी, आप शीतली शीतकारी एक ही है, जो आपसे बन सकता है वो आप एक कर सकते हैं उसमें से, ये आपके लिए कर, और फोकस ऑन रिलैक्सेशन और ओम चेंटिंग और समथिंग मेडिटेशन। डॉक्टर मंजू की बातों से जो मुझे समझ में आया कि जिससे आपके सिर के अंदर प्रेशर बढ़ता है वो प्राणायाम आप ना करें, जो आप बिना प्रेशर के कर सकते हैं वो प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट कर सकते हैं। मैं सही हूँ डॉक्टर मंजू? जी जी। डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर मोनिका पाठक। Yes, ma'am. Unmute. Yeah, ma'am. I would like you to give the vote of thanks, but we have just one request कि एक बार ओम चैंटिंग से करा दें डॉक्टर मंजू, जैसा आपने डिस्क्राइब किया है वैसा, and then Monica you can give the vote of thanks and then we end the program. Right. Okay, ma'am. Yes, sit erect. Keep your neck back straight. जब आपको स्ट्रेट कहा जा रहा है तो आप तानना नहीं है, आप स्ट्रेट का चेक करने का एक ही तरीका है कि आप हार्ट के पास वाला हिस्से को चेक करें, यदि वो खिंच गया है तो आपने अपने आप को खींच रखा है, उसको रिलैक्स छोड़िए, ठीक है। एक बार अपनी सांस पर ध्यान लेकर के जाएं, धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से श्वास को छोड़ दीजिए। Now we are ready for Om chanting. So inhale and start with exhalation Om. Inhale. लंबी गहरी सांस लें, धीरे से आंखों को खोल लीजिए। Dr. Monica. So thank you, Manju ma'am. We had a really great start in the morning on this auspicious yoga day by Raipur Obstetric Gynec Society. We are thankful to you for giving your valuable time. Thanks a lot, my all attendees.
for giving this valuable time. And surely we must be benefited from the talk of Manju ma'am, that she has given us a very practical points without any myths, and she has cleared all our thoughts regarding the myths about all these asanas, especially the pranayam and all. And in this corona period, thankful to you, Manju ma'am, for advising us for this Jal Niti and this Kapal Bharti Yoga. Thanks a lot, ma'am. Thank you, all of you, especially Asha. Okay. Thank you all attendees. Thank you, Dr. Manju. Thank you, Rotarians, for logging in. Thank you, gynecologists and everyone, family who has logged in. I thank everyone. Hope on this International Yoga Day, you take away the message of yoga, not just yoga chitta vritti nirodha, but from yoga uchyate, so that you are able to balance your life and your work and your mind and attain fulfillment in life. Thank you. Thank you. So